नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड्स, कौन सी एसआईपीज अच्छी रहेंगी जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और हम किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम ये बता रहे हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करनी है। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल है, ईजी है और इसमें हमें सक्सेस भी मिला है। और एक वेबसाइट है धन डॉट को। ये धन एक स्टॉक ब्रोकर है, हम धन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, परंतु इनकी जो वेबसाइट है काफ़ी ऑब्जेक्टिव है और काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें अवेलेबल है और काफ़ी क्रिस्प जानकारी है जो कि एकदम से सामने पढ़ने में समझ में आती है। तो धन डॉट को पे आप जाएंगे और इसमें म्यूचुअल फंड्स खोजेंगे, इक्विटी फंड्स खोजेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे कि आपको कौन से साइज़ के फंड चाहिए। मिड कैप चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए या फिर मल्टी कैप चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने अगर लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करना है तो हम एक साल पहले की रिटर्न्स देख लेते हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है अपनी कैटेगरी में। और वैसे तो कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर, मतलब पिछले साल जैसे इसने परफॉर्म किया जरूरी नहीं है आने वाले वर्षों में ऐसे ही परफॉर्म करेगा, परंतु तब भी ये भी कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बेटर है कि हम देखें कि कौन से म्यूचुअल फंड ने बेटर इन्वेस्ट किया, बेटर रिटर्न दी है और उसमें हम इन्वेस्ट करने का सोचें, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक कंसेप्ट और होता है, महाजनो येन गत स पंथ, मतलब जहाँ पर महान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति चलते हैं उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न दे रहे हैं उसमें लोग भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसी के साथ बने रहना चाहिए। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं उसमें दो प्रॉब्लम मुख्य तौर पे हो सकती हैं। एक तो फंड मैनेजर हो सकता है मार्केट को ठीक से समझ ना पा रहे हो, और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका एक्सपेंस रेशो कुछ ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू रिमेनिंग म्यूचुअल फंड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप की। क्योंकि हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हम तीनों फंड्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और मल्टी कैप भी कई बार रख लेते हैं, इंडेक्स फंड भी रख लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक दो दो म्यूचुअल फंड सभी इस तरह के कैटेगरीज के अपने पास रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आपको कोई बहुत एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स नहीं मिलती। ये 15 से 25% की रिटर्न एनुअली मुश्किल से देता है, परंतु आपका फंड सेफ रहता है, इसमें ड्रॉ डाउन भी ज़्यादा नहीं होता, लॉस होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लार्ज कैप फंड का मतलब है कि ये जो टॉप कंपनीज हैं, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली, उन कंपनीज में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड के। तो हमने लार्ज कैप पे क्लिक किया और लार्ज कैप पे हमने यहाँ पर इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दिया कि सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिली है। तो अब जैसे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज फंड ने पिछले साल में 25.61% की रिटर्न दी है, जो कि सबसे ज्यादा है। परंतु हम इसमें इन्वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नया म्यूचुअल फंड है। तो नया नया फंड कई बार अच्छी रिटर्न दे देता है, तो इसका 3 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम 3 साल के रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड म्यूचुअल फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप। तो इसकी 24.81% की रिटर्न है, ये एक अच्छा फंड हो सकता है। उसके बाद डीएसपी टॉप 100 में 24.25 है। ऐसे ही बड़ौदा बीएनपी पेरिबस लार्ज कैप फंड में 24.03 है। तो इस ढंग से हम इसको स्क्रॉल करेंगे और हम इसमें से टॉप 2 या टॉप 3 फंड्स में अपना पैसा लगाएंगे। और इसके बाद हमने जैसे एनालिसिस करना है मिड कैप फंड्स का। तो मिड कैप फंड भी ये हमारे स्क्रीन पे आ गए सामने, और इसमें भी हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा देंगे। तो अब देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, इसमें 60% की रिटर्न आई है वर्ष 2024 में। और 3 इयर्स में भी ठीक ठाक अच्छी सी रिटर्न है। 36% रिटर्न नहीं मिलती है आमतौर पे किसी इंस्ट्रूमेंट में, पर ये दे रहा है, तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ऐसे ही आप देखिए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 46% के लगभग की रिटर्न दी है लास्ट ईयर में और 26% की रिटर्न दी है प्रीवियस 3 इयर्स में। तो ये भी कंसिडरेबल है। उसके बाद ऐसे ही एडलविस मिड कैप फंड ने 42.94% और 27% के लगभग रिटर्न दी है 1 और 3 साल में क्रमशः। तो ये भी कंसिडरेबल है, इसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे स्मॉल कैप देखते हैं। ये रहा स्मॉल कैप फंड।
जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोशिश करिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्कैटर्ड हो, या तो एसआईपी के माध्यम से हो, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हो, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है म्यूचुअल फंड का जिसमें आप बहुत छोटी सी कैपिटल इन्वेस्ट कर करके एक बहुत बड़ा लार्ज फंड क्रिएट कर सकते हैं अपना, और उस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। एसआईपी हमें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगता है। तो इसमें स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट दूसरे ढंग से आप क्या कर सकते हैं कि आप सारा पैसा एक बार में ना डाल के कुछ दिनों के अंतराल पे आप उस पैसे को डालें। 15 दिन के अंतराल भी हो सकता है, वो 1.5 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। पेशेंटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जैसे अगर आपने 3 स्कीम लेनी है किसी भी लार्ज फंड में या मिड या स्मॉल कैप फंड में, तो फिर आप ऐसा करें कि एक स्कीम को ले लें आज, और अगली स्कीम को आप लगभग 1 महीने के बाद लें, और तीसरी स्कीम को आप उसके 1 महीने के बाद लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में हमने फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड जो है 51% की रिटर्न दी है, पर अवॉइडेबल है क्योंकि इसमें 3 साल का डेटा हमारे पास नहीं अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसने 46.17% रिटर्न दी है और 3 ईयर्स में 29% की रिटर्न है। बहुत हैंडसम रिटर्न है ये। और ऐसी LIC स्मॉल कैप फंड में 43 और 25% है रिस्पेक्टिवली। ऐसी इन्वेस्को में 40 और 27% है। तो हमारा क्राइटेरिया यही होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि लास्ट ईयर में जिसने बेटर रिटर्न दी है, बेस्ट रिटर्न दी है, हम उन्हीं फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। पर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें चाहिए, और 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में भी कोई पुअर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर तो 46% है और 3 ईयर्स का एवरेज रिटर्न मान लीजिए 11% है, तो फिर हम उसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये स्मॉल कैप फंड हो गया। हमने बात की लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से मल्टी कैप, मतलब फ्लेक्सी कैप में करते हैं। फ्लेक्सी कैप का मतलब हुआ कि लार्ज कैप में भी करते हैं, वो स्मॉल कैप में भी करते हैं, मिड कैप में भी करते हैं, वो एक मिक्सचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी रिटर्न्स अच्छी आने का चांस होता है, क्योंकि उसमें फ्री हैंड रहता है फंड मैनेजर का, वो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाए। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, 49%, 23% अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्को का 3 ईयर्स का रिकॉर्ड नहीं है फ्लेक्सी कैप फंड का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 36 और 27% हैंडसम रिटर्न है, इसको सोचा जा सकता है। और उसके बाद ये जो बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप है, इसको भी सोचा जा सकता है। एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड जरूर होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, हम जरूर रखते हैं अपने पास। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन में चलता है, जो कि आम मार्केट धारणा से बिल्कुल अलग होता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये लिखा है कि कॉन्ट्रा फंड अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। फंड मैनेजर सिलेक्ट स्टॉक दैट आर अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, मतलब जो कि अभी मार्केट के फ्रेंजी में नहीं है, मार्केट की कंसिडरेशन में नहीं है स्टॉक्स, तो फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उन स्टॉक्स में भी रिटर्न आने का चांस काफी अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है कि जब उसकी वेव आए तो फिर वो बिल्कुल बॉटम पॉइंट से शुरू होकर बहुत अच्छी वेव आपको मिल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये SBI कॉन्ट्रा फंड में अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी हमने किया हुआ था, तो इसकी अच्छी रिटर्न आई है, 21 और 24% रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में देखिए 34 और 21% बहुत अच्छी रिटर्न है। कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड में भी आप देखिए 25 और 22%, ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें खास बात क्या होती है, जब मार्केट में फॉल आता है तो इन वाले म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम फॉल आता है। और कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए, एक तो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं फोकस्ड फंड्स। फोकस्ड फंड्स हमारी समझ से बाहर है, इसको हम नहीं लेते हैं। इसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हाई रिस्क गेम हो जाता है, ये हमें समझ नहीं आता है। उसके बाद सेक्टोरल फंड्स हम लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का आपने अच्छा पोर्टफोलियो बना चुके हैं, तो फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सेक्टोरल फंड्स में, क्योंकि फिर आप ऑलरेडी फाइनेंस में भी इन्वेस्टेड है, बैंकिंग में भी हैं, IT में भी हैं, सीमेंट में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, हर जगह आप इन्वेस्टेड हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक हम और अगेंस्ट हैं, ये है डिविडेंड यील्ड फंड्स। डिविडेंड यील्ड फंड वो वाला फंड होते हैं जिसमें कि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी देते हैं ये फंड्स, परंतु हम इसमें इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में डिविडेंड्स के ऊपर डबल क्या ट्रिपल टैक्सेशन है। पहले DDT देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फिर उसके बाद जब डिविडेंड दे दिया जाता है
उसके बाद इन्वेस्टर्स के हाथ में, जो डिविडेंड के रिसिपिएंट्स होते हैं उनके हाथ में भी वो टैक्सेबल होता है, उनकी नॉर्मल इनकम में जुड़ जाता है। और डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है, पीएटी में से, पैट में से। तो वो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि पहले कंपनी खुद टैक्स देती है, उसके बाद कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए डीडीटी देती है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स को अपने आप भी टैक्स देना होता है उस इनकम में। तो ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नो है हमारे लिए, हम इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह की जानकारी और चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, हमें खुशी होगी उनको आंसर करने में।